हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसी एकेडमी। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस टाइप से फॉर्म हुई थी, यानी कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ था, आज इसके बारे में अपन अध्ययन करने जाएंगे। इससे पहले हमने इसके दो संवैधानिक बेंचों को हमने पढ़ा था। एक था क्रिप्स मिशन 1942 और एक था आपका कैबिनेट मिशन 1946। ये दोनों वीडियो देखने के बाद में इसको अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। संविधान सभा के गठन से संबंधित कौन सी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे संबंध में देखो। पहला स्टेटमेंट यहां पे लिखूंगा कि हमारी संविधान सभा का गठन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था। मेरा पहला पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किसके तर्ज पे बनी थी, या फिर कौन से आयोग समिति या फिर किस कमीशन की सिफारिश पे ये बनी थी। तो ये जो आपका दोस्तों था वो आपका कैबिनेट मिशन, लास्ट वाली क्लास में हमने इसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ा था, और उनके जो प्रावधान थे उन्हीं पे बेस्ड है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि हमारी संविधान सभा का जो आधार है वो है हमारा कैबिनेट मिशन 1946। दोस्तों, कैबिनेट मिशन में हमने कहा था कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि कौन आएगा? एक प्रतिनिधि आएगा 10 लाख की जनसंख्या पर। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी संविधान सभा में एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का नेतृत्व कर रहा था, या फिर कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इस टाइप से ऑप्शन आते हैं। तो 10 लाख दोस्तों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि आएगा। यदि 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि इस टाइप से हम निकालते गए तो टोटल हमारी भारत की उस समय की जो जनसंख्या थी वो लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। उससे जो हमारे मेंबर निकल के आए थे, कुल सदस्य, हमारी संविधान सभा के जो कुल सदस्य थे उनकी संख्या थी 389 मेंबर। 389 मेंबर उस समय निकल के आए थे हमारी संविधान सभा में, यानी कि 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य जब प्रतिनिधित्व करता हो। जिस देशी रियासत में या फिर जिस प्रांत में 20 लाख के आसपास की जनसंख्या, 20 लाख थोड़ी प्लस हो, या फिर 20 लाख की जनसंख्या पे 2 सदस्य आए थे, 30 लाख पे 3 आए थे, 10 लाख पे 1 आए थे, इस टाइप से यदि टोटल निकाल के आए तो 389 मेंबर आए थे। 389 का आंकड़ा क्यों आया था? क्योंकि 10 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा था। ओके, इनके बारे में दूसरी बात देखिए, क्या ये निर्वाचित होकर आए थे या मनोनीत होकर आए थे, या फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको भेजा गया था, किस तरह से हुए थे, इनको देखिएगा। ये जो 389 जो मेंबर थे ये कहां से आएंगे? देखो, ब्रिटिश भारत में उस समय क्या चीज चल रही थी? ब्रिटिश प्रांत चल रहे थे, चीफ कमिश्नरी एरिया चलते थे, और आपके देशी रियासत हुआ करती थी। तो इन सबसे मिला के 389 मेंबर आपके आए थे, 389 सदस्य आए थे। देखो, पहली बात मैं करता हूं 292 मेंबर की। 292 जो मेंबर थे ये आपके आए थे ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांत से आए थे। इसके बाद में मैं बात करता हूं 4 सदस्यों की जो आए थे चीफ कमिश्नरी एरिया, चीफ कमिश्नरी एरिया या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। दोस्तों, ये प्रांत ही आगे चल के क्या बन जाते हैं? राज्य में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चीफ कमिश्नरी एरिया ही आगे चल के यूनियन टेरिटरीज या फिर संघ शासित प्रदेशों में कन्वर्ट हो जाते हैं। आज जो संघ शासित प्रदेश है उनका पहले अंग्रेजों के टाइम में फॉर्मेशन चीफ कमिश्नरी एरिया के रूप में हुआ करता था। ये 4 कौन कौन से चीफ कमिश्नरी एरिया थे, ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था या फिर कौन सा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र नहीं था। देखो, पहले की मैं बात करूं, ABCD पे ही इनकी नाम आता है, तो इसी ट्रिक से याद भी रख लेंगे। A फॉर अजमेर मेरवाड़ा, A फॉर आपका आएगा अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान। दूसरी बात करूं, B फॉर बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। C फॉर कुर्ग, बेंगलुरु के पास महाराष्ट्र में है। D फॉर दिल्ली, दिल्ली।
क्वेश्चन दोस्तों कई तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा चीफ कमिश्नरी एरिया वर्तमान में भारत में नहीं है, तो आप लिखेंगे कि बलूचिस्तान अभी वर्तमान में कहां पे है, पाकिस्तान में है। बाकी 3 के 3 जो आपके चीफ कमिश्नरी एरिया वर्तमान में भी कहां पे है, इंडिया में है। उनमें से एक तो दिल्ली अभी भी चीफ कमिश्नरी एरिया के रूप में ही अवस्थित है। कैसे दोस्तों, यानी कि आज हमारा यूनियन टेरिटरीज है और यूनियन टेरिटरीज का जो पहले वाला जो फॉर्मेशन होता था उसको ही बोला जाता था चीफ कमिश्नरी एरिया। ओके, अब अपन आगे बात करते हैं 93 सदस्य, और ये जो आपके आए थे वो आए थे देशी रियासतों से। देशी रियासतों ने इनका क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। ये दोस्तों हमारे 389 टोटल मेंबर बन गए थे। ये 389 मेंबर, 389 सदस्य, इस तरह से इनका 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, 4 आपके चीफ कमिश्नरी एरिया से आए थे और 93 सदस्य आपके देशी रियासतों से आएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे, 93, चीफ कमिश्नरी एरिया के कितने प्रतिनिधि थे, 4, ब्रिटिश प्रांत के कितने थे, 292, ब्रिटिश भारत के कितने थे, ये सारा मिला के ब्रिटिश भारत कहलाता था, उसके 389 सदस्य थे। किस योजना के अनुसार 389 होने चाहिए थे, आपके कैबिनेट मिशन योजना के अकॉर्डिंग 389 मेंबर इसमें होने चाहिए थे। अब दोस्तों हमारी अगली सबसे बड़ी बात है कि क्या ये सारे के सारे सदस्य चुनाव से आए थे या फिर इनको अंग्रेजों ने सेलेक्ट कर लिया था, नॉमिनेटेड थे, इलेक्टेड थे, मनोनीत, क्या इस कॉन्सेप्ट रहा था उसको देखिएगा। देखो दोस्तों, ये वाले जो आपके 292 प्लस जो 4 मेंबर थे, यानी कि आपके टोटल हो जाते हैं 296 मेंबर, ये तो थे आपके निर्वाचित, ये थे हमारे निर्वाचित सदस्य। कैसे सदस्य, निर्वाचित, इलेक्शन हुआ था क्या सारी जनता ने वयस्क मताधिकार के आधार पर इलेक्शन किया था? नहीं दोस्तों, यहाँ पे सारी जनता ने वोट नहीं किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा था हमारी संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी दोस्तों, जिस मांग को अंग्रेजों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। दूसरी तरफ से मैं कहूँ कैबिनेट मिशन ने उस बात को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास में इतनी मशीनरी, इतना टाइम अवेलेबल नहीं है कि हम आपके लिए सारी व्यवस्था करवाया जाए। चुनाव जरूर करवाएंगे, निर्वाचित का मतलब है चुनाव ही हुआ था, और मनोनीत का मतलब होता है चुनाव नहीं होना। निर्वाचित हुए थे, और वो किस तरह से हुए थे, वो दोस्तों हुए थे आपका अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका इलेक्शन किसने किया था? उस समय प्रांतीय विधान परिषद हुआ करती थी हर प्रांतों में। क्या हुआ करती थी? प्रांतीय विधान परिषद द्वारा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होता है, क्या हमारी संविधान सभा निर्वाचित थी? अभी तक मैं कहूंगा कि हमारी संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य भी थे, लेकिन कितने थे? ओनली 296। टोटल कितने थे? 389। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा संविधान सभा के संबंधित सही वाक्य है कि हमारे संविधान सभा में 389 मेंबर निर्वाचित हो गए थे। दोस्तों निर्वाचित ओनली कितने हो गए थे? 296। किस टाइप से? डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, वयस्क मताधिकार के आधार पे नहीं हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें कहा था अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया गया था। किसने किया था? प्रांतीय विधान परिषदों के द्वारा। आज भी हमारे राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो हमारी विधानसभाएं उनको चुन के भेज देती हैं। इस टाइप से वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, विधानसभाएं और आपकी संसद उसको चुनती है। तो सेम वे आप इसमें देख लीजिएगा, इस तरह के इसमें इलेक्शन हुआ था इतने सदस्यों के लिए 296। इनका क्या सीन था वो देखिएगा, यानी कि आपके 93 जो मेंबर थे देशी रियासतों से, ये राजाओं ने क्या करके भेजा था? इनको मनोनीत करके भेजा था। दोस्तों यह इतनी बात यदि हम कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी राइट हो जाएगा। जिस तरह से देशी रियासतें वो हुआ करती जिसमें आपके राजा महाराजा हुआ करते थे और ये गवर्नर के अंडर में चला करते थे दोनों चीजें। अब जब वहां पे गवर्नर चलता था और इनके पास में क्या हुआ करती थी? प्रांतीय विधान परिषद हुआ करती थी। लेकिन राजा महाराजाओं के पास में कोई प्रांतीय विधान परिषद नहीं हुआ करती थी, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन करे तब भी कौन करे? तो कोई ऑप्शन भी नहीं था। और देशी जो रियासत थी वहां से राजा महाराजाओं ने अपने सदस्यों को क्या करके भेजा था? मनोनीत करके भेजा था। और ये मनोनीत सदस्यों की संख्या टोटल कितनी निकल के आती है? 93 मेंबर्स आपके निकल के आते हैं। इतनी बात यहां पे ध्यान में रखेंगे। तो यहां से मैं यहां पे एक फैक्ट लिखता हूं कि हमारी संविधान सभा आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत थी। आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत थी। यहां पे एक फैक्ट यहां पे लिख लेता हूं।
हमारी संविधान सभा आंशिक निर्वाचित व आंशिक मनोनीत थी। अब आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि निर्वाचित कहां से थी, ये इतने से ब्रिटिश प्रांतों से अप्रत्यक्ष रूप से आए थे, और मनोनीत आपकी देशी रियासतों से राजा महाराजाओं ने मनोनीत करके भेजे थे। कितने मेंबर थे? मनोनीत में 93 थे और निर्वाचित में कितने थे? 296 मेंबर थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला, हमारी संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर ना होकर अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। कितनी सीटों के लिए हुआ था दोस्तों? वही, यानी कि 296 सीटों के लिए हमारे पास में चुनाव हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारी प्रांतीय विधान परिषदों ने हमारी संविधान सभा में अप्रत्यक्ष रूप से 389 मेंबर का चुनाव किया था। दोस्तों 389 मेंबर का चुनाव नहीं किया था, 296 मेंबर का चुनाव किया था। बाकी जो 93 जो मेंबर थे वो आपके नॉमिनेटेड हुए थे, यानी कि मनोनीत हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कोर क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं कुछ चीज यहां से रिमूव कर लेता हूं, उसके बाद में आगे का एक्सप्लेन करते हैं। ओके दोस्तों, अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने क्या कर दिया है, 389 मेंबर आंशिक निर्वाचित आंशिक मनोनीत हमने कर दिए हैं। उसके बाद हमारी संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर ना होके हमारी किस तरह से थी? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी और कुछ सदस्य मनोनीत थे। निर्वाचित किस तरह की थी? अप्रत्यक्ष रूप से थी, ना कि वयस्क मताधिकार पे थी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों चुनाव की। इनका जो चुनाव हुआ था वो किस तरह से हुआ था और चुनाव के बाद का क्या कंक्लूजन निकल के आया था, उनकी बात करते हैं। चुनावों की, चुनाव कैसे चुनाव? हमारी संविधान सभा के लिए चुनाव कितनी सीटों पे हुए थे? 296 सीट पे हुए थे। 296 सीटों पे हमारे क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। इन पे चुनाव हुए थे क्या? नहीं हुए थे। इनका चुनाव किसने किया था? आपकी प्रांतीय विधान परिषदों ने किया था अप्रत्यक्ष रूप से। और इसका किसने किया था? मनोनयन हुआ था, राजा महाराजाओं ने 93 मेंबर यहां से भेजे थे। टोटल मिला के 389 मेंबर हुए थे। कौन से प्लान के अकॉर्डिंग? कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन था। चुनाव की बात करूं तो आपके 296 सीट की जो आपका होगा उसमें इन्होंने क्या किया दोस्तों? इनको बांटा किस तरह से, उनको देखो, यानी कि साधारण या फिर सामान्य सीटें। कितने मेंबर इसमें रखे थे? इसमें रखे थे 213। इसके बाद में मैं बात करूं मुस्लिम के लिए, मुस्लिम के लिए इन्होंने जो सीटें रखी थी वो रखी थी 79। इसके बाद में जो अगली आती है वो सिखों के लिए, यानी कि सिख के लिए वो आपकी सीटें रखी थी 4। यदि इन सीटों को आप काउंट करोगे तो ये टोटल कितनी बन जाएगी? ये आपकी बन जाएगी 296। यहां से मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि हमारे संविधान सभा का चुनाव किस आधार पे किया गया था? कोई वर्ग बना था या सांप्रदायिकता के आधार पे किया गया था? दोस्तों देखो, एक तो हमने कैटेगराइज कर दिया, कैटेगरी के रूप में किया है, यानी कि वर्गीय आधार पे हुआ था। वर्गीय, देखो वर्गों में बांट दिया है, यानी कि साधारण, मुस्लिम और सिख, 3 अलग अलग कैटेगरी थी ना, यानी कि जो फाइट करेगा साधारण से है, मुस्लिम से है या सिख से है, ये हमने वर्गीय आधार पे किया था। और दूसरा हमने जो भी वर्ग बनाया था उसका मेन बेस क्या था, किस आधार पे बनाया था? वो हमने बनाया था सांप्रदायिकता के आधार पे। सांप्रदायिकता मतलब मुस्लिमों के लिए देखो हमने रिजर्व कर दी सीटें, सिखों के लिए हमने सीटें रिजर्व कर दिए। इसका मतलब वर्गीय के साथ साथ वो किस तरह का था? सांप्रदायिकता। वर्गीय या फिर सांप्रदायिकता के आधार पे हमारी संविधान सभा का चुनाव हुआ था 296 सीट के लिए, और ये सीटें हमने रिजर्व कर दी थी। जनरल के लिए जो रखी थी 213, 79 मुस्लिम के लिए, और जो 4 सीट्स थी वो हमने सिखों के लिए रिजर्व कर दी थी। यानी कि जो भी चुनाव होंगे किस आधार पे होंगे? वर्ग या फिर सांप्रदायिकता के आधार पे होंगे। ओके दोस्तों, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से निकाल के आते हैं। अब इनके चुनाव होंगे,
उनके चुनाव तो होने नहीं है। अब इसके जो चुनाव होंगे इसका नतीजा क्या होता है, किस तरह से चुनाव होते हैं, और ये जो चुनाव होते हैं वो होते हैं आपके जुलाई अगस्त 1946 में इन प्रांतीय विधानसभाओं में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं हमारी संविधान सभा के 296 सीटों के लिए। ये सीटें कैटेगराइज कर दी हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर भी हमने इसको बांट दिया है। अब इसके चुनाव के नतीजों की बात करूं, जो चुनाव के जो नतीजे थे इनकी मैं बात करूंगा। अब देखो यहां कौन कौन सी पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलेगी उनका मैं क्लासिफिकेशन आपको बताता हूं। पहले बात करता हूं मैं कांग्रेस की, सबसे ज्यादा इसको सीटें मिली थी। कांग्रेस को इस चुनाव में मिली थी 208 सीटें। उसके बाद में मैं बात करूंगा मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग को दोस्तों सीटें मिली थी 73। इसके बाद में मैं बात करता हूं निर्दलीय की। निर्दलीयों को यहां पे सीटें मिली थी 8। और जो अन्य राजनीतिक दल थे यानी कि छोटी मोटी जो पार्टियां थी उनको 7 पार्टी थी। कितनी पार्टी थी, उनमें 7 सीटें मिली थी, यानी कि पार्टी भी कितनी थी, पार्टी थी 7, और 7 को कितनी मिली, 1-1 सीटें मिल गई थी। यानी कि जो छोटे मोटे 7 हमारे राजनीतिक दल थे उन 7 राजनीतिक दलों को 1-1 सीटें मिली थी, और 8 निर्दलीयों को मिली थी, 3 मुस्लिम लीग को मिली थी, और कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। इन सारी चीजों को अपन ऐड करेंगे तो ये टोटल कितनी निकल के आ जाएगी, वही 296 निकल के आ जाएगी इन्हीं आधार पे। दूसरा मेरा यहां से एक इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन है कि दोस्तों जब मुस्लिमों के लिए 79 सीटें रिजर्व थी तो इसका मतलब मुस्लिम लीग को 73 क्यों मिल गई। काफी बार मेरी ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर जब इनके लिए तो रिजर्व हो चुकी थी तो फिर इनको 73 कैसे मिल गई। देखो दोस्तों ये मुस्लिम लीग है, ये पार्टी है, ये मुस्लिम सदस्य हैं, यानी कि 79 इनकी सीटें थी वो तो इनको मिली ही थी, मुस्लिमों को ही मिली थी, मुस्लिम प्रतिनिधि को ही मिली थी। लेकिन हो सकता है वो मुस्लिम प्रतिनिधि निर्दलीय में था, हो सकता है वो आपके अन्य छोटी मोटी पार्टी में था, और कोई ऐसे काफी ऐसे लीडर थे जो कि कांग्रेस के टिकट पे जीते थे और कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम नेता बने थे। तो इसका मतलब क्या था कि इस तरह से ये चुनाव का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। अब दोस्तों यहां से एक बहुत बड़ा फैक्ट निकल के आता है कि हमारी संविधान सभा एक दलीय थी, द्विदलीय थी या फिर बहुदलीय थी। दोस्तों यहां से मैं कहूंगा कि हमारी संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी, हमारी संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी, बहुदलीय निकाय थी। बहुदलीय निकाय का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यानी कि कितने दल है, देखो एक मुस्लिम लीग, एक कांग्रेस, ये कितने हो गए, 2 हो गए, और ये 7 छोटी छोटी पार्टियां, 7 और 2 टोटल कितने बन गए, 9 राजनीतिक दल थे। इसमें हमारी संविधान सभा में टोटल कितने राजनीतिक दल थे, 9 राजनीतिक दल थे, यानी कि हमारी संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। दोस्तों ये जब चुनाव के यहाँ पे नतीजे आते हैं तो मुस्लिम लीग को बहुत ही प्रतिनिधित्व कम लगता है। मुस्लिम लीग कहती है कि हमारी मुस्लिम बाहुल्य को एक और ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जिस रेशियो में मिलना चाहिए वो प्रतिनिधित्व हमें इस चुनाव के नतीजों के अकॉर्डिंग मिला नहीं है। पहले से ही इनकी डिमांड चलती आ रही है कि मुस्लिमों के लिए एक अलग ही राष्ट्र का निर्माण करके एक अलग ही संविधान सभा के द्वारा उनके संविधान का गठन किया जाए, इस तरह से मांग चली आ रही थी मुस्लिम लीग की, और ये इनके पास में अच्छा ऑप्शन था, और मुस्लिम लीग इनका बायकॉट करती है और इसका विरोध करती है। ओके 16 अगस्त 1946 को दोस्तों डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो भी घटनाएं होती हैं घटनाओं के साथ में मैच दी फॉलोइंग्स मिलान कीजिए वाले क्वेश्चन में ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि ये इतिहास में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे या फिर कलकत्ता दंगे के नाम से फेमस हुआ, कलकत्ता दंगे के नाम से ये इतिहास में फेमस हुआ। क्या इसका मुख्य प्रायोजन था, इसका उद्देश्य क्या था मुख्य, वो देखते हैं। देखो संविधान सभा में इनका प्रतिनिधित्व उचित नहीं मिलता है, जब संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो ये इसको क्या करते, बायकॉट करते और अपने लिए अलग संविधान सभा की मांग को लेके ये आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाते हैं 16 अगस्त 1946 को, और एक विशाल दंगे होते हैं जिसका केंद्र बिंदु क्या रहता है, कलकत्ता रहता है। जो इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का केंद्र बिंदु था, तो केंद्र बिंदु आपका था कलकत्ता, केंद्र बिंदु कलकत्ता।
क्लियर है। इसके बाद में व्यक्ति का जब नाम आए तो उस समय कलकत्ता के प्रधानमंत्री हसन सुहरावर्दी ने सारी भीड़ का क्या नेतृत्व किया था, जिसके चलते क्वेश्चन पूछा जाता है घटना और व्यक्ति के संबंध में पूछा जाए तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का संबंध किसे, हसन सुहरावर्दी, जो कि कलकत्ते के प्रधानमंत्री थे और कलकत्ता ही केंद्र बिंदु था। दोस्तों इसमें कलकत्ता और बिहार में 30 से 40 हजार लोगों की मौतें हो गई थी तथा 40 हजार से ज्यादा लोगों बुरी तरह से घायल हो गए थे तथा लाखों लोग बेघर हो गए। तो इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी जो कलकत्ता दंगे के नाम से फेमस हुई थी इतिहास में। दोस्तों इन सब चीजों के बावजूद हमारी संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946, अगली मीटिंग होती है आपकी 11 दिसंबर 1946 और अगली मीटिंग आपकी 13 दिसंबर 1946 को कंडक्ट कर दी जाती है। दोस्तों ध्यान दें, इसी दिन हमारे संविधान का स्थापना दिवस बोला जाता है। हमारी संविधान सभा का, हमारे संविधान का स्थापना दिवस कौन सा है, 9 दिसंबर 1946 और इसी दिन हमारी पहली मीटिंग होती है। यानी कि आने तो 389 मेंबर थे, लेकिन मेंबर कुछ कम आते, 208 टाइप आते हैं। क्यों कम आते हैं, कौन बाइकआउट करता है, कौन इसका अस्थायी अध्यक्ष बनता है, कौन अगली मीटिंग में स्थायी अध्यक्ष बनता है, किसको आपका संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है, किस तरह से उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, किस तरह से पारित होता है, सारी तमाम चीजें अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों आई होप ये आपको क्लास समझ में आई होगी। दोस्तों यदि आपको कुछ डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास के साथ में।